बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम। आरएनए कंटेनिंग बॉडीज। राइबोसोम ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर आरएनए होता है। दे आर सो नेम्ड बिकॉज दे कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। राइबोसोम का नाम राइबोसोम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आरएनए हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होता है। दीज स्मॉल स्फेरिकल ग्रैनुलर नॉन मेम्ब्रेनस structure are the sites of protein synthesis in cell type that is prokaryotic as well as eukaryotic cells. राइबोसोम्स स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं यानी दिखने में गोल गोल होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे से होते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो सेल के अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में नजर आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। तो क्योंकि ये छोटे छोटे दाने टाइप नजर आते हैं तो इसलिए इनको कहते हैं कि ये ग्रैनुलर होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी कि प्रोटीन बनने की जगह है। और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं और कुछ कुछ साइटोप्लाज्म में भी बिखरे होते हैं। राइबोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये दोनों ऑर्गेनल है, सेल में ये भी पाए जाते हैं और इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड भरा होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो इन दोनों के अंदर अपने अपने राइबोसोम्स पाए जाते हैं और इन राइबोसोम्स का साइज ऑफ दीज राइबोसोम्स आर 70s, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। इन दोनों ऑर्गेनल्स में जो राइबोसोम्स हैं उनका साइज है 70s और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी जो राइबोसोम्स होते हैं उनका साइज भी है 70s। इट इज गुड एविडेंस दैट यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये एक बहुत अच्छा सबूत है कि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुआ है। एक थियरी है जिसका नाम है एंडोसिम्बायोटिक थियरी। ये कहती है कि यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुए जब प्रोकैरियोटिक सेल ने दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल्स को निगल लिया, इनगल्फ कर लिया। यानी एक प्रोकैरियोटिक सेल था, उसने किसी और प्रोकैरियोटिक सेल को निगल लिया, अपने अंदर ले लिया। और क्या हुआ, वक्त के साथ साथ वो जो असली वाला सेल है जिसने निगला है, वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियां आती गईं, वो मैच्योर होता गया और प्रोकैरियोटिक से वो यूकैरियोटिक सेल बन गया। और उसने जिस प्रोकैरियोटिक सेल को निगला था वो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बन गया और भी जिनको निगला होगा वो फिर क्लोरोप्लास्ट बन गए और उनके अंदर राइबोसोम्स का साइज वही रहा, 70s वाला ही। और जो बाहर वाला सेल था, होस्ट सेल, जो यूकैरियोटिक सेल बना है, उसके राइबोसोम्स में तब्दीली आ गई, वो 70s से 80s के बन गए क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत थी। और ये जो साइज में आगे एस है, 70s 80s, इस एस को पढ़ते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। Each ribosome is consists of two unequal units. राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसके अंदर दो अनइक्वल यूनिट होते हैं। एक लार्जर सब यूनिट होता है जो डोम शेप्ड का होता है, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, और स्मॉलर सब यूनिट होता है जो कैप की तरह अटैच होता है। यानी ये जो इसके नीचे वाली तरफ है उसके साथ ही अटैच हो जाएगा, जैसे कि इसने कोई टोपी पहनी हुई है। जो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स हैं उनका लार्जर सब यूनिट होता है 60s का और स्मॉलर सब यूनिट होता है 40s का, और मिल के ये राइबोसोम पूरा ऐसा यूनिट बन जाता है 80s का। और ये दोनों यूनिट्स आपस में अटैच्ड होते हैं मैग्नीशियम आयंस के जरिए। फिर लिखा है कि राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है? द राइबोसोम इज केमिकली मेड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, दैट इज आरएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन यानी कि प्रोटीन। तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए 40% तक और प्रोटीन 60% तक। दे आर मेड अप ऑफ 50 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन की तकरीबन कोई 50 से भी ज़्यादा इकसाम होती हैं।
फिर लिखा है कि कैसे ये दोनों सब यूनिट्स जुड़े होते हैं मैग्नीशियम आयंस के जरिए। Magnesium ion form bond between phosphate groups of RNA and amino group of amino acids to attach both units at the time of protein synthesis. RNA के phosphate ग्रुप और अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप मैग्नीशियम इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनाता है और फिर इस बॉन्ड से ये दोनों अटैच हो जाते हैं। और ये दोनों यूनिट्स आपस में तब जुड़ते हैं जब इन्होंने प्रोटीन बनाना हो, वरना आगे पीछे ये दोनों सेपरेट होते हैं। जब न्यूक्लियस की तरफ से मैसेज आता है, मैसेंजर आरएनए मैसेज को लेके आता है कि अब प्रोटीन बनाने हैं, तब ये दोनों अटैच होते हैं। रीसेंट इन्वेस्टिगेशन ने ये भी बताया है कि राइबोसोम्स खुद कहाँ बनते हैं, ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, उसके अंदर बनते हैं। फिर ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर सुराख होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। उनमें से ये गुजर के फिर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। और ऐसा यूकैरियोटिक सेल में होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियोलस होता ही नहीं है। During protein synthesis, several ribosomes are attached to a single mRNA to synthesize number of identical protein molecule. This group of ribosome attached to a single mRNA is known as polysome. mRNA जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये न्यूक्लियस से मैसेज को लेकर आता है। इसके ऊपर मैसेज होता है कि प्रोटीन कैसा बनना है। एक मैसेंजर आरएनए के साथ कई सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं ताकि एक ही जैसे कई सारे प्रोटीन बने। उस एमआरएनए के ऊपर जो मैसेज लिखा होगा उसको ये सारे राइबोसोम्स रीड करेंगे और एक ही जैसे प्रोटीन बनाएंगे। और ये जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि एक एमआरएनए के साथ कई सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, इसको कहते हैं पोलीसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये भी एक ऑर्गेनल होता है सेल में। यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता क्योंकि ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। After the name of its discoverer, an Italian physician Camillo Golgi in 1898, it was named Golgi apparatus और Golgi bodies और Golgi some और Golgi complex। 1898 में इसको जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। वो एक इटालियन फिजिशियन था। फिजिशियन होता है डॉक्टर। तो उसके नाम कैमिलो गोल्जी की वजह से इस ऑर्गेनल का नाम भी आ गया गोल्जी अपैरेटस, या इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी सोम भी कहते हैं। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ कैनालिक्युलर सिस्टम विद सैक्स। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्यूब्स होती हैं, कैनालिक्युलर सिस्टम होता है, कैनाल्स नजर आ रही होती हैं, वैसे ही इसके अंदर भी ट्यूब्स होती हैं और साथ में सैक्स भी होते हैं। सैक्स यानी कि पाउच बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट अनलाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हैज पैरेलल अरेंज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विदाउट राइबोसोम्स। लेकिन मुख्तलिफ क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कि इसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं ये एक तो पैरेलल अरेंज्ड होती हैं। पैरेलल मैंने आपको बताया हुआ है साइड बाय साइड हों इस तरह से, और ये फ्लैटेंड होती हैं। फ्लैटेंड यानी कि चिपटी डिस्क लाइक होती हैं और इनके ऊपर राइबोसोम्स भी नहीं होते। और ये जो इसके अंदर ट्यूब्यूल्स हैं ये सारी अलग अलग हैं, ठीक है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये सारी एक दूसरे से सेपरेट सेपरेट हैं। और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनको वेसिकल भी कह लेते हैं, इनको सैक भी कह लेते हैं। एक गोल्जी बॉडी के अंदर तकरीबन कोई 5 से 8 तक सैक्स होते हैं। इट इज बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडीज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप होती हैं। गोल्जी बॉडीज सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन दोनों के अंदर इसकी मॉर्फोलॉजी यानी इसका स्ट्रक्चर सेम होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है? ईच ऑफ देम इज डिस्क शेप्ड एंड कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रल फ्लैटेंड प्लेट लाइक कंपार्टमेंट्स कॉल्ड सिस्टर्नी, पेरिफेरल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड पेरिफेरली अकरिंग वेसिकल्स कॉल्ड गोल्जियन वेसिकल्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे 3 हिस्से लिखे हुए हैं। एक तो कि उसके अंदर जो फ्लैटेंड सैक लाइक कंपार्टमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं सिस्टर्नी।
इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का एक पेरिफेरल नेटवर्क होता है। पेरिफेरल यानी कि इर्द गिर्द आउटर पार्ट्स में पाया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें, ये आपको ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क नजर आ रहा है जो अलग अलग सिस्टर नी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि एक तरह से सिस्टर नी को आपस में जोड़ रहा है। क्योंकि ये सारे सिस्टर नी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि ये अलग अलग होते हैं, आपस में नहीं जुड़े होते। और साथ में पेरिफेरली अकरिंग वेसिकल्स भी होते हैं जो इर्द गिर्द गोल्जी अपरेटस के वेसिकल्स होते हैं, उनको कहते हैं गोल्जियन वेसिकल्स। फिर आगे फेस के बारे में बताया हुआ है। गोल्जी अपरेटस के दो फेस होते हैं। एक होता है सिस फेस, इसको फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, ये कन्वेक्स होता है। और दूसरी साइड वाला कनकेव होता है, इसको ट्रांस फेस कहते हैं या फिर मैच्योरिंग फेस कहते हैं। कन्वेक्स, कनकेव, ये इनकी शेप्स हैं। इस तरह वाले को कह रहे हैं कन्वेक्स, इस तरह वाले को कह रहे हैं कनकेव। सिस फेस न्यूक्लियस की तरफ होता है, यानी इसका रुख न्यूक्लियस की तरफ होता है, और ट्रांस फेस का न्यूक्लियस से ऑपोजिट तरफ रुख होता है। आगे है फंक्शन। गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस आर स्पेशली प्रोमिनेंट इन ग्लैंड्यूलर सेल्स। ग्लैंड्यूलर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। आमतौर पे जो सेल ग्लैंड के सेल्स होते हैं उनको कहते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। सिक्रीशन यानी कि कोई भी फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, कोई हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्वेट, ये भी तो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। आंसू के लिए टीयर ग्लैंड्स होते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड, स्टोर्ड एंड देन सेंट टू अदर डेस्टिनेशन। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कलेक्शन, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशंस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सामान आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको अपने सिस फेस के जरिए रिसीव करता है, फिर अपने अंदर उसको मॉडिफाई करता है, उसको स्टोर करता है, उसको अच्छी पैकेजिंग में कन्वर्ट करता है, और ट्रांस फेस के जरिए उसको जिस डेस्टिनेशन पे भेजना होता है वहाँ पे भेज देता है, और ये उस प्रोडक्ट को वेसिकल की फॉर्म में भेजता है। इस पैकेजिंग वाले काम के अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक और काम होता है, इट मैन्युफैक्चर्स सर्टेन मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय इटसेल्फ। कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स को ये खुद मैन्युफैक्चर करता है। मैनी पॉलीसेकेराइड्स सिक्रेटेड बाय सेल्स लाइक सेल्यूलोज, काइटिन टू फॉर्म सेल वॉल एंड सेल प्लेट आर गोल्जी प्रोडक्ट्स। जैसे कि ये जो दो पॉलीसेकेराइड्स के नाम लिखे हुए हैं, सेल्यूलोज और काइटिन, ये गोल्जी प्रोडक्ट्स है, यानी कि गोल्जी बॉडीज इनको बनाती है। और ये सेल्यूलोज और काइटिन सेल वॉल और सेल प्लेट इनमें इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह का कोई सवाल भी आ सकता है कि जब सेल डिवाइड होता है और सेल प्लेट बनती है, तो सेल प्लेट के बनने में कौन सा ऑर्गेनल हेल्प करता है? सर्टेन ऑर्गेनल्स सच एज लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम एंड ग्लाइओक्सीसोम डेवलप फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये तीन ऑर्गेनल्स के नाम लिखे हुए हैं जिनको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, इनको भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की डेवलपमेंट में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है।